नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी सबके नतीजे तैयार हैं, ईवीएम में कैद हैं। मोदी, योगी, राहुल, अखिलेश किसका पैकअप होने वाला है, आज इसके बारे में बात होगी। इधर बीजेपी रिलैक्स, उधर कांग्रेस के वो हेलीकॉप्टर जो उसकी सरकार बनवा देंगे क्या, आज उसके बारे में बताऊंगा। नोट कांड में बड़ा ट्विस्ट, खड़गे, राहुल, सुप्रिया श्रीनेत को किसने नोटिस भेजकर फंसा दिया है, यह भी दिखाऊंगा। इसके अलावा यूपी में ईवीएम के साथ खेला होने वाला है, इस आरोप का सच क्या निकला। योगी, अखिलेश दोनों तैयार, जो उपचुनाव जीता क्या वही फिर यूपी जीतेगा, आज इसके बारे में भी बात होगी। इसके अलावा बाइडेन ने रायता फैलाया और गुस्से में पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर वाले मिसाइल दाग दिए हैं। पुतिन की वो धमकी जिससे अमेरिका और यूरोप दोनों की नींद उड़ी हुई है, आज इसका भी चैप्टर है। और रूस की वो मिसाइल जिसका तोड़ किसी के पास नहीं है, उसके बारे में भी बताऊंगा। साथ ही लाखों की भीड़ लेकिन हिंदू जोड़ने निकले बागेश्वर बाबा के साथ वो हुआ कि भक्त रो पड़े। बागेश्वर बाबा को घेरते कट्टर मौलानाओं को मुसलमानों ने ही कैसे तगड़ा जवाब दिया। और बागेश्वर बाबा की हिंदू जोड़ो यात्रा की वो तस्वीरें जिन्हें देख आग लगी हुई है, आज वो आपको दिखाऊंगा। और फिर गजब दावा, सिद्धू की पत्नी का कैंसर नीम के पत्तों और हल्दी से ठीक हो गया क्या। सीक्रेट आयुर्वेदिक डाइट प्लान कैंसर का इलाज कर सकता है, इसका सच क्या है, आज ये चैप्टर भी लेकर आया। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीएम आतिशी की तारीफ कर दी, जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। उपराज्यपाल ने आतिशी के सामने ही कह दिया कि आतिशी पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल से 1000 गुना बेहतर है, जिसके बाद यह बयान वायरल हो गया। उधर केजरीवाल अपनी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वो दिल्ली में रेवड़ी पर चर्चा अभियान शुरू करेंगे, जिसमें 65,000 से ज्यादा मीटिंग्स होंगी और केजरीवाल लोगों से पूछेंगे कि उन्हें मुफ्त की रेवड़ियां चाहिए या नहीं। मुंबई के बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में एक नई गिरफ्तारी हुई है। नागपुर से 26 साल के एक लड़के को पकड़ा गया है, जिस पर इस केस के दूसरे संदिग्धों को पैसा ट्रांसफर करने का आरोप है। इस लड़के का आरोप है कि इसने नया सिम कार्ड लेकर उसके जरिए इंटरनेट बैंकिंग से पैसा ट्रांसफर किया। यह सिम कार्ड हत्याकांड में गिरफ्तार एक आरोपी के नाम पर लिया गया था। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में यह 26वीं गिरफ्तारी। मणिपुर में हालात संभालने के लिए सेंट्रल फोर्सेस की एक्स्ट्रा 90 कंपनियां तैनात की जाएंगी। मणिपुर के हालात को लेकर आज एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हुई, जिसमें आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के अधिकारी शामिल हुए। मणिपुर के स्टेट सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा कि सभी जिलों के एसपी से बात की गई और जहां पर जितने सुरक्षा बलों की जरूरत है वहां उतने सुरक्षा बल लगाए जाएंगे, जिससे किसी तरह की हिंसा होने न पाए। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी मिली है। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने बड़े अभियान में 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया। मारे गए नक्सलियों के पास से AK-47, इंसास राइफल, SLR राइफल और भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद हुआ। यूपी के नोएडा में फिल्म सिटी के पास एक कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को चपेट में ले लिया। गनीमत यह रही कि कार में बैठे लोग समय रहते बाहर निकल गए, लेकिन आग की वजह से कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। यूपी के हमीरपुर में किसानों ने खाद की किल्लत होने का आरोप लगाया है। हमीरपुर में खाद बांटने के दौरान जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने खाद के लिए लाइन में लगे किसानों को लाठियां भांजकर खदेड़ा। किसानों का आरोप है कि खाद वितरण केंद्र से कुछ लोग खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं, जबकि किसान रात से ही लाइन लगाने के बावजूद खड़े रह जाते हैं। तो ये तो हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। महाराष्ट्र, यूपी के नतीजे तैयार हैं। मोदी, योगी, राहुल, अखिलेश किसका पैकअप होने वाला है। इधर बीजेपी रिलैक्स, उधर कांग्रेस के वो हेलीकॉप्टर जो उसकी सरकार बनवा देंगे क्या। नोट कांड में बड़ा ट्विस्ट, खड़गे, राहुल, सुप्रिया श्रीनेत सबको नोटिस किसने भेज दिया। यूपी में ईवीएम के साथ खेला होने का सच क्या है। और योगी, अखिलेश दोनों तैयार, जो उपचुनाव जीता फिर वही यूपी जीतेगा क्या। सबसे पहले इसका जवाब। कल देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि कल साल के आखिरी इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है। और नवभारत पर यह रिजल्ट आपके लिए मैं सुबह 7:30 बजे से खुद लेकर आऊंगा। सबसे तेज, सबसे पहले नतीजे मेरे साथ देखिएगा कल सुबह 7:30 बजे से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह इलेक्शन जो भी जीतेगा ना,
उसे ऐसी पावर डोज मिल जाएगी कि जीतने वाले का अगले साल 6-8 महीने तक जबरदस्त दबदबा रहेगा बॉस। भाई अगर नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव जीत लिया, यूपी का उपचुनाव जीत लिया, जैसा कि एग्जिट पोल बता भी रहे थे, तो फिर राहुल गांधी के लिए हरियाणा के बाद बैक टू बैक यह हार बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। इंडिया अलायंस में उनका कद गिर जाएगा। उन्हें अडानी अंबानी वाली राजनीति का पैकअप करके कुछ नया करना होगा। हालांकि वो ऐसा करेंगे इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि वो तो वही घिसा पिटा राग टेप रिकॉर्डर चलाते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा। अगर योगी ने उपचुनाव में अखिलेश को धो दिया, तो फिर अखिलेश के लिए 2027 के लिए उन्हें नए सिरे से पीडीए वाला जो फॉर्मूला है उसको सोचना होगा। क्योंकि योगी ने अगर उपचुनाव के ब्रेकर तोड़ दिए, तो भाई उनकी गाड़ी 2027 के यूपी चुनाव के लिए फुल स्पीड में दौड़ती नजर आएगी। इसलिए हम लगातार कह रहे हैं कि ये कोई सामान्य विधानसभा चुनाव या उपचुनाव नहीं है। उद्धव ठाकरे से लेकर अजीत पवार, सबका बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। इन चुनाव के नतीजों को सिर्फ 1-2 राज्यों के चुनाव की तरह नहीं देखना चाहिए। ये चुनाव देश की राजनीति को बदलने वाले चुनाव हैं। आगे अगले 1 साल क्या मूड और माहौल रहेगा देश का, वो कल के नतीजों से तय होगा। महाराष्ट्र यूपी के नतीजे तो तैयार हैं। ईवीएम कल खुलेगा तो ये नतीजे बाहर आ जाएंगे। कल मोदी, योगी, राहुल, अखिलेश में किसका कंप्लीट पैकअप होने वाला है ये पता चल जाएगा। बीजेपी तो रिलैक्स है, लेकिन कांग्रेस का एक हेलीकॉप्टर शॉट घूम रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या हेलीकॉप्टर से सरकार बनेगी क्या? इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले यह देख लीजिए कि कल की काउंटिंग और रिजल्ट से पहले कैसे गजब का हड़कंप मचा हुआ है। कल रिजल्ट से पहले ही महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन एक तरफ जीत के दावे कर रहा है, दूसरी तरफ उसको फूट का डर भी सता रहा है। बहुमत नहीं मिलने पर रणनीति बनाई जा रही है। महाविकास अघाड़ी में सीएम पद को लेकर तनातनी शुरू हो चुकी है। उधर बीजेपी कॉन्फिडेंट है क्योंकि संघ ने गजब की मेहनत की है। इसके बारे में भी आज आपको बताऊंगा कि आरएसएस ने कैसे बीजेपी का गेम सेट किया है। उधर यूपी में योगी के सामने अखिलेश बेचैन दिख रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि कल ईवीएम पर अखिलेश आरोप लगाने वाले हैं, तैयार रहिए। यानी काउंटिंग से पहले फुल ऑन हंगामा मचा हुआ है। इसमें भी सबसे ज्यादा डर इंडी गठबंधन के खेमे में दिख रहा है। इंडी गठबंधन में कांग्रेस हो, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, सबके खेमे में हलचल मची हुई। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ तो पहले ही उनके लोग खेला कर चुके हैं, इसलिए इस बार उद्धव ठाकरे और शरद पवार कुछ ज्यादा ही अलर्ट है। फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। सारी तैयारियां पहले से कर रहे हैं कि कोई कहीं भागने ना पाए। उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवारों के साथ बैठक की है। शरद पवार ने भी अपने नेताओं के साथ बैठक की है। नतीजे आने के बाद सभी को शाम तक मुंबई आने के लिए कह दिया गया है। दोनों पार्टियों ने जीते हुए विधायकों के रहने की व्यवस्था भी कर दी है। उद्धव ठाकरे ने उम्मीदवारों के लिए होटल बुक कर दिया है। सभी को निर्देश दिया है कि किसी के बहकावे में मत आना, किसी के लालच में ना आना, दबाव का शिकार मत बनना। यानी इन लोगों को तो डर सता रहा है कि इनके विधायक ना इधर उधर भाग जाए। इसका मतलब इनको लग रहा है हंग असेंबली होगी, यानी ये अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट ही नहीं है। अगर क्लियर मेजॉरिटी आ रही है तो ये सब तैयारी की क्या जरूरत है? कौन तोड़ पाएगा फिर जब क्लियर मेजॉरिटी हो? लेकिन ये तैयारी, होटल बुक करना, ये करना, वो करना दिखा रहा है कि महाविकास अघाड़ी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार ही नहीं, कांग्रेस में भी ऐसी बेचैनी है कि पहले से ही पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए और उन्हें मुंबई जाने के लिए कह दिया। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में अशोक गहलोत, भूपेश बघेल समेत 3 नेताओं को पर्यवेक्षक बना दिया है। उन्हें कांग्रेस ने कल मुंबई पहुंचने के लिए भी कह दिया है। इसी तरह से झारखंड में कांग्रेस के तारिक अनवर समेत 3 नेताओं को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा जा रहा है, जो वहां रणनीति बनाएंगे। इंडी गठबंधन में सबसे बड़ी टेंशन इस बात की है कि जीते हुए कैंडिडेट्स को वो एकजुट रख पाएंगे या नहीं। नतीजों से पहले उन्हें इस बात की चिंता है कि उनके अपने जीतने वाले लोग ही कहीं खेला न काट दें। महाविकास अघाड़ी को हार से ज्यादा अपने साथ खेला होने का डर है, इसलिए वो चुनाव लड़ने वाले अपने उम्मीदवारों पर नजर रख रही है। नतीजों के बाद जीते हुए विधायकों को एक जगह पर इकट्ठा करने का प्लान है। और ये वही बात हो गई कि हार हुई तो टेंशन और जीत मिली तो और बड़ी टेंशन। इंडी गठबंधन को अपने ही लोगों पे भरोसा नहीं है भाई। उन्हें लग रहा है कि उनके जो कैंडिडेट जीतेंगे कहीं पार्टी छोड़कर ना चले जाएं, क्योंकि पिछले 5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसे खेल बहुत हुए। कब कौन किधर चला जाता वहां पता ही नहीं चलता। डर का माहौल है बॉस वहां इंडी अलायंस में, और ऐसा डर का माहौल है, ऐसी टेंशन है कि हेलीकॉप्टर से लेकर होटल सब बुक करा रहे हैं ये लोग। इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव कांग्रेस दिख रही है, क्योंकि उसे ही सबसे ज्यादा चिंता है कि कहीं उसके लोग भाग ना जाए। इसलिए दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक कांग्रेस एक्टिव हो गई है। कांग्रेस अपने जीते हुए विधायकों को तुरंत एयरलिफ्ट करने की प्लानिंग कर रही है, जिससे टूट फूट की शंका ही ना रहे।
सूत्रों के मुताबिक जीते हुए कैंडिडेट्स के लिए कांग्रेस हेलीकॉप्टर बुक कर चुकी है। नतीजों के तुरंत बाद विनर कैंडिडेट को मुंबई लाने का प्लान है कि मतलब जैसे ही जीतो वहां से जाके अपना विनिंग सर्टिफिकेट लो, हेलीकॉप्टर में बैठो और मुंबई आओ, इधर उधर मत जाना। फिर मुंबई से इन्हें कर्नाटक या फिर तेलंगाना भेजने का प्लान है, सूत्र कह रहे हैं। जीते हुए कैंडिडेट्स को मुंबई तक लाने और फिर इन्हें कर्नाटक या तेलंगाना भेजने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले और महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता विजय वडेट्टीवार के पास है। यानी हेलीकॉप्टर बुकिंग चल रही है भाई, कि कहीं भी कोई विधायक गाड़ी वाड़ी से आए, गाड़ी इधर उधर चली गई, तब उसका हाथ पकड़ के गए, जीते हो तो आओ हेलीकॉप्टर में बैठो, चलो चलो मुंबई चलो। यानी कांग्रेस को भी पूरी कंप्लीट जीत का भरोसा नहीं। जो हिसाब किताब बैठ सकता है वो ये लोग कर रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस ने जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा उतनी सीटों पर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है। विधायक अगर जीता तो तुरंत सर्टिफिकेट लेकर मुंबई भेज देंगे उसको। कांग्रेस की तरह की तैयारी उद्धव ठाकरे भी कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत को सुनिए, उन्हें भी चिंता है कि कहीं कोई उनका विधायक इधर उधर ना हो जाए। सुनिए संजय राउत। कल सुबह से नतीजे आएंगे, हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160-165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, दूर दरार से लोग चुनकर आएंगे। मुंबई में आने के बाद उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे वो, भागम भाग होगी, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा इन लोगों का, खोखे वालों का। तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। भाई खुद ही कह रहे हैं कि हमको 165 तक सीट आएगी। बहुमत के लिए 145 का आंकड़ा है। 20 सीट अगर ज्यादा आएगी तो कौन आपकी पार्टी तोड़ लेगा बॉस। लेकिन घबराए हुए हैं, इसका मतलब इनको डर सता रहा है कि 145 भी सटेंगे कि नहीं सटेंगे। प्लानिंग तो इतनी गजब की कर रहे हैं ये लोग, लेकिन अगर नतीजे उल्टे हो गए तो सब धरा रह जाएगा। हेलीकॉप्टर बुकिंग के पैसे अलग बर्बाद होंगे, होटल बुकिंग के पैसे भी बर्बाद होंगे। जैसे हरियाणा में जलेबी छानने के लिए पूरी तैयारी हो गई थी, ढोल नगाड़े वाले बाद में वापस कर दिए गए पैसे देके कि जाओ यार मूड खराब हो गया। लेकिन अभी तो पार्टियों का दिमाग इस बात पर लगा है कि पैसे लग जाएं तो लग जाएं, जीते या फिर ना जीते, लेकिन अपनी तैयारी तो रखो। यही कांग्रेस कर रही है। पहले हेलीकॉप्टर से अपने जीते हुए कैंडिडेट्स को तुरंत मुंबई लाने का प्लान है और फिर इन्हें मुंबई लाकर होटल में रुकवाने की तैयारी है। सूत्र तो ये तक कह रहे हैं कि कांग्रेस ने विधायकों के लिए मुंबई में होटल बुक कर भी दिया है। सभी विधायक पहले मुंबई के होटल में रखे जाएंगे, फिर विधायकों को बेंगलुरु भेजा जा सकता है। बेंगलुरु में कांग्रेस ने रिजॉर्ट बुक किया हुआ है, इसकी जिम्मेदारी डीके शिव कुमार को दी गई है। विधायकों को इसी रिजॉर्ट में रखा जाएगा। रिजॉर्ट में विधायकों से मोबाइल ले लिया जाएगा, विधायक किसी से संपर्क नहीं कर पाएंगे। मतलब जो जीतेगा वो एक तरीके से नजरबंद कर दिया जाएगा। कांग्रेस गजब का पुख्ता प्लान बना रही है। विधायकों को किसी भी कीमत पर किसी से मिलने तक नहीं दिया जाएगा, सूत्र दावा कर रहे हैं। ये लोग जिस तरह की पैनिक मोड में दिख रहे हैं, उसमें सवाल यह है कि क्या ऐसी नौबत आने भी वाली है कि किसी जोड़ तोड़ की जरूरत पड़े, या फिर ये लोग सिर्फ माहौल ही बना रहे हैं। क्योंकि एग्जिट पोल तो क्लियर कह रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के गठबंधन यानी महायुति की बड़ी जीत होने वाली। बीजेपी इसे लेकर कॉन्फिडेंट भी है, क्योंकि कल वोटिंग के बाद देवेंद्र फडणवीस संघ के मुख्यालय गए थे। देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा था कि जिस तरह से महाराष्ट्र में ज्यादा वोटिंग हुई वो बीजेपी के पक्ष में गई। इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटिंग का 30 साल पुराना रिकॉर्ड भी टूट गया। महाराष्ट्र में इस बार विधानसभा चुनाव में 65% से ज्यादा वोटिंग, यह 2019 के विधानसभा चुनाव से ज्यादा है। पिछले विधानसभा चुनाव में 61.6% वोटिंग हुई थी। यही नहीं, इस साल हुए लोकसभा चुनाव के दौरान हुई वोटिंग से भी यह आंकड़ा ज्यादा है। लोकसभा चुनाव में भी 61% के करीब वोटिंग हुई थी। ऐसे में महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, इसमें वोटिंग परसेंट में आया करीब 3-3.5% का उछाल बड़ा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। क्योंकि इससे पहले 1995 में इस बार से ज्यादा वोटिंग हुई थी, उस वक्त 70% के ज्यादा वोटिंग हुई थी, और तब महाराष्ट्र में पहली बार गैर कांग्रेसी दल की सरकार बनी थी। उस वक्त शिवसेना और बीजेपी गठबंधन ने मिलकर सरकार बनाई थी। इसलिए बीजेपी उम्मीद कर रही है कि बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो आरएसएस की रणनीति का नतीजा है, और इसलिए कल देवेंद्र फडणवीस संघ को धन्यवाद करने के लिए संघ के मुख्यालय गए थे। देवेंद्र फडणवीस ने तब क्या कहा था, एक बार वो सुनवाता हूं, फिर बताता हूं इसमें आरएसएस का क्या रोल है। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है।
तो मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फायदा हमको देगा और इसका फायदा हमको होगा। महाराष्ट्र में दरअसल इस बार आरएसएस ने, संघ ने बीजेपी के लिए पूरा जोर लगाया था और इसी वजह से महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, ये कहा जा रहा है। आपको बताते हैं कि संघ ने पर्दे के पीछे महाराष्ट्र में कैसे काम किया। संघ के संगठन और बीजेपी के बड़े नेता लगातार बैठकें कर रहे थे। संघ के साथ वीएचपी, वनवासी कल्याण आश्रम, भारतीय मजदूर संघ के साथ भी बड़े बीजेपी नेताओं की बैठक। विपक्ष के नैरेटिव को तोड़ने के लिए संघ ने 13 अलग अलग ग्रुप बनाए। इनका काम ग्राउंड पर जाना, सोशल मीडिया पर विपक्ष के नैरेटिव को काउंटर करना था। संघ ने महाराष्ट्र की सभी विधानसभा सीटों में घर घर जाकर कैंपेनिंग की। संविधान खतरे में है वाले नैरेटिव की काट हर घर संविधान से दिया गया। संघ ने मराठा, आदिवासी और दलित समाज के नेताओं को प्रचार में लगाया। सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग के लिए इन्फ्लुएंसर्स को अलग से उनकी टीम बनाई गई। संघ की इस मेहनत का असर दिखा और इसी से बीजेपी कॉन्फिडेंट है। कहा यह जा रहा है कि संघ के लोग अक्सर अमूमन जैसा करते थे कि जिस दिन वोटिंग है उस दिन वो लोग घर घर जाके लोगों को घर से निकालते थे कि चलिए चलिए वोट डालने जाइए। अरे लोकतंत्र है, जाइए वोट डालने जाइए। तो जो अमूमन बीजेपी का कोर वोटर है, हिंदू, जो सोया रहता है, तो उसको उठा उठा के ये लोग ले जाते हैं कि चलिए वोट डालिए, अपना काम कीजिए। तो इसलिए भी कहा जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है क्योंकि संघ ने फिर से यह भूमिका निभाई है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में जीत को लेकर बीजेपी अगर इतना कॉन्फिडेंट है तो उसकी और भी कुछ वजह है। जिस तरह से वोट परसेंटेज के आंकड़े आए हैं उसमें साफ दिख रहा है कि महिलाओं ने जमकर वोट किया है। बीजेपी का मानना है कि मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में भी लाडकी बहन योजना ने कमाल दिखाया है। महाराष्ट्र के चुनावी इतिहास में इस बार सबसे ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया है। अगर आप इसके आंकड़े देखेंगे, महाराष्ट्र में जो वोटिंग प्रतिशत है उसको अगर आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में किस तरह से वोटिंग हुआ है, 2014 पुरुष वोटर अगर आप देखेंगे तो पुरुषों की जो वोटिंग थी वो करीब 67.33 थी। इतना इन लोगों ने वोट किया था। और महिला मतदाता कितने थे? महिला जो थी वो थी 61.59%। अंतर था 5.74 का, मतलब 5%, ऑलमोस्ट 6% पुरुषों ने ज्यादा वोट किया। फिर आया 2019 का चुनाव, 2019 का चुनाव। इसमें पुरुषों ने कितना वोट किया भाई? 62.77%। महिलाओं ने कितना वोट किया 2019 के चुनाव में? 59.62%, मतलब और घट गया महिलाओं का आंकड़ा। तो अंतर जो था वो करीब 3.15%। यहां भी 3% महिलाओं का वोट कम पड़ा। लेकिन अगर आप 2024 का लोकसभा चुनाव देखेंगे या 2024 का चुनाव देखेंगे, 2024 का चुनाव, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत है 66.84% और महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत है इस बार 65.21%। यानी पिछली बार 59 था, इस बार 6% ऑलमोस्ट ज्यादा पड़ा है। और जो अंतर है पुरुष और महिला के वोट के अंतर का, वो मात्र 1.5% के आसपास रह गया है, जो कि 5%, 3.5% रहता था। यानी पिछले 3 चुनाव में महिलाओं की भागीदारी जो है वो इस बार सबसे ज्यादा दिख रही है। और इसकी वजह बताई जा रही है जो महाराष्ट्र में चल रही लाडकी बहन योजना। इसका प्रभाव बताया जा रहा है कि महिलाओं ने घर से निकल कर बीजेपी के लिए वोट किया है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन जब तक नतीजे नहीं आते तब तक तो इंडी गठबंधन को भी अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है, इसलिए वो भी जीत के दावे कर रहे हैं। कुछ तो यहां तक कह रहे हैं कि बीजेपी को महाराष्ट्र की जनता 50 साल के लिए सत्ता से बाहर कर देगी। ये बात तब कह रहे हैं जब इन्हें अपने विधायकों की चिंता है कि कहीं इधर उधर ना भाग जाएं। फिर भी जीत के दावे किस तरह से किए जा रहे हैं, एक बार वो भी सुनिए। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160, 165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। हमारी सत्ता रही महाराष्ट्र में और हमें सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। सब मिलकर नेता चुनेंगे, मुख्यमंत्री पद का नेता चुनेंगे, सब मिलकर बैठेंगे। कोई फार्मूले के बारे में अब तक चर्चा नहीं हुई है।
मैं उनसे कहूंगी ये सारी टेंशन लेने की उनकी ज़रूरत नहीं है कि होटल्स बुक करें और चॉपर्स बुक करें। उनको महाराष्ट्र की जनता उनको छुट्टी देने वाली है अगले 25 साल के लिए। इनकी सरकार जाने को है, इसलिए ये लोग शायद हेलीकॉप्टर ये सब इसलिए बुक करा रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि जब हारेंगे तो जनता इनको पूरा जो लेखा जोखा है वो कर देगी और इसलिए उनको भागने की जरूरत पड़ेगी। महाराष्ट्र में हमारे विश्वास है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रहे। हमको बहुमत मिलने का उम्मीद है, हम उसके विश्वास करते हैं। महाराष्ट्र की जनता सत्ता परिवर्तन की चाहते हैं, उसके वजह से वो हमको वोट देगा हमारे सरकार। दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, प्लानिंग भी बड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन ज्यादा वक्त कहां बचा है। जैसा मैंने आपको कहा, सुबह 7:30 बजे से मैं खुद आपके लिए नतीजे लेकर आऊंगा टाइम्स नाउ नवभारत पर, तो सुबह जुड़िएगा जरूर। हालांकि यहां तक कि इंडी गठबंधन सीएम के लिए भी अब लड़ाई लड़ने लगी। कांग्रेस के नाना पटोले कह रहे हैं कि सीएम कांग्रेस का होगा। नाना पटोले के दावे को शिवसेना यूबीटी नकार रही है। शरद पवार के नेता जितेंद्र आव्हाड खुद को सीएम फेस बताने लग गए। अब कांग्रेस कह रही है कि सीएम पद का कोई फॉर्मूला तय नहीं है, मतलब रिजल्ट कल आना है, जीतने के चांस अभी दिख नहीं रहे हैं। एग्जिट पोल कह रहे हैं कि ये लोग नहीं जीतेंगे, लेकिन विधायक को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर बुक हो रहा है, होटल बुक हो रहा है, सीएम कौन होगा इसके लिए मारा मारी मची हुई है। गजबी हिसाब है ये इंडिया अलायंस का। सुनिए एक बार इन लोगों को। मैं ये नहीं मान लूंगा और कोई नहीं मानेगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार हम बैठकर तय करेंगे। अगर नाना पटोले जी ने ऐसा कहा है और नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमांड ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खड़गे साहब ने इस प्रकार से ऐलान करना चाहिए। कोई फॉर्मूला अभी तक तैयार नहीं किया है। चुनाव के बाद, रिजल्ट आने के बाद हम लोग बैठ के इसके ऊपर तय करेंगे। जिसके ज्यादा एमएलए होंगे उसका नहीं, उसके ऊपर अभी तक कोई चर्चा नहीं है। लेकिन इंडी गठबंधन के लिए सिर्फ एक टेंशन थोड़ी है। इंडी गठबंधन के नेता कई मुसीबत में फंस गए। बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने अब कांग्रेस के बड़े नेताओं को मानहानि का नोटिस भेज दिया है। विनोद तावड़े पर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने आरोप लगाया था कि वो मुंबई के एक होटल में 5 करोड़ रुपए बांटने के लिए आए थे, जिससे वोट खरीदे जा सके। अब विनोद तावड़े ने मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेत को 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस ठोक दिया है। विनोद तावड़े ने कहा कि इन तीनों नेता ने झूठे आरोप लगाकर उनकी और उनकी पार्टी की छवि खराब की। नोटिस में लिखा है कि चुनाव आयोग और पुलिस जांच में कथित 5 करोड़ रुपए नहीं मिले और यह पूरा मामला कांग्रेस के निचले दर्जे की राजनीति का प्रमाण है। यानी कांग्रेस को 5 करोड़ के चक्कर में 100 करोड़ का झटका लग सकता है। और हमने भी आपको उस दिन बताया था कि विनोद तावड़े जो है, उनके पास से तो कोई पैसा नहीं मिला, लेकिन जिस कमरे में वो थे वहां मिला भी तो 9 लाख रुपया मिला, और कहां कहानी 5 करोड़ की थी। तो विनोद तावड़े चुप नहीं बैठे, उन्होंने ठोक दिया राहुल गांधी पे मानहानि का दावा, लाओ 100 करोड़। इंडी गठबंधन में तो गजब की हलचल मची हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी के गठबंधन में कोई हलचल नहीं है। बीजेपी के गठबंधन में हलचल मची है सीएम पद को लेकर, क्योंकि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन जीता तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एकनाथ शिंदे रिपीट होंगे या देवेंद्र फडणवीस को सीएम की कुर्सी मिलेगी। इसके बीच भी अजीत पवार भी अपना दावा कर रहे हैं, क्योंकि वो बार बार डिप्टी सीएम ही बनकर रह जाते हैं, उनका प्रमोशन ही नहीं हो पाता है। अजीत पवार के लोगों के भी सपने हैं कि अजीत दादा को सीएम की कुर्सी पे देखना है। वहां शरद पवार नहीं बैठा रहे, यहां आए तो यहां शिंदे और देवेंद्र फडणवीस आगे लाइन में खड़े हैं। अजीत पवार के समर्थकों ने, उनके कुछ कार्यकर्ताओं ने एक पोस्टर लगा दिया जिसमें अजीत पवार को सीएम फेस बता दिया गया है। हालांकि इस पोस्टर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हर पार्टी के लोगों को लगता है कि उनका नेता सीएम बनेगा, इसमें कोई नई बात थोड़ी है, लेकिन मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा। महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष को सुनिए, फिर आपको यूपी में काउंटिंग के पहले क्या हलचल मची हुई है, उत्तर प्रदेश में 9 सीटें जो हैं उपचुनाव की, उसको लेकर क्या बवाल मचा है वो दिखाऊंगा। लेकिन पहले ये बयान सुनिए। भाजपा के कार्यकर्ताओं को लगता है देवेंद्र जी सीएम होना चाहिए, एकनाथ जी की तरफ उनको लगता है, और अजीत दादा को लगते हैं, लेकिन आखिरी निर्णय कहा होता है तो हमारे केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारे मोदी जी है, अमित भाई है, हमारे नड्डा जी है, तीनों नेता महाराष्ट्र के बैठेंगे। महाराष्ट्र में तो बीजेपी को लग रहा है कि उनका मामला फिट है, सेट है, लेकिन यूपी में क्या होगा? क्या यूपी में योगी क्लीन स्वीप करने वाले हैं या अखिलेश कुछ टक्कर योगी को दे पाएंगे? यह बड़ा सवाल सबके मन में चल रहा है। वैसे तो 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में वोटिंग के दिन से अब तक अखिलेश यादव ही बेचैन दिख रहे हैं। वोटिंग वाले दिन उन्होंने खूब वीडियो वायरल करवाए जिसमें आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके वोटर्स को वोट नहीं देने दिया।
लेकिन अखिलेश का ये दाव चला नहीं, क्योंकि इन वीडियोस का पूरा सच सामने आ गया और अखिलेश जो माहौल बनाने में लगे थे वो माहौल बन नहीं पाया। इसलिए अब फिर से ये लोग ईवीएम के नैरेटिव पे आ गए। एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए, कभी कहते हैं कि सभी सीटें जीतेंगे और कभी कहते हैं कि ईवीएम में खेला हो जाएगा, यानी खुद ही नहीं तय कर पा रहे कि कहना क्या है। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ हैं जो पूरी तरह से रिलैक्स दिख रहे हैं। बीजेपी और सीएम योगी दोनों 9 सीटों पर जीत के भरोसे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अभी से माहौल बना रही है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि ईवीएम के साथ खेला हो सकता है। समाजवादी पार्टी ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि स्ट्रांग रूम के अंदर की निगरानी के लिए लगे सीसीटीवी फुटेज नहीं दिख रहे। समाजवादी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी कह रही है कि कल नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी फिर से ईवीएम का रोना शुरू करेगी। समाजवादी पार्टी का हाल देखिए कि वो किस तरह से कंफ्यूज है। सपा के नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। रामगोपाल यादव 3 सीटों पर उपचुनाव रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि 5 से 6 सीटें जीतेंगे। अखिलेश का दावा है 9 सीटें जीतेंगे। जिसको जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है, फिर आरोप भी लगा दे रहा है कि कभी चुनाव ठीक से नहीं हुआ, कभी ईवीएम में गड़बड़ी होगी, कभी कुछ होगा, लेकिन फिर कहते हैं 9 की 9 जीत जाएंगे। अखिलेश यादव तो यह भी कह रहे हैं कि उपचुनाव में पुलिस ने लोगों को वोट डालने से रोका। सरकार पुलिस और प्रशासन के दम पर चुनाव जीतना चाहती है। सुनिए एक बार अखिलेश यादव। जहाँ तक यूपी की बात है, यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। इसीलिए आपने देखा कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहां पुलिस प्रशासन को आगे कर दिया हो। आप सोचिए, लोकतंत्र में अगर पुलिस वोट डालेगी और अधिकारियों के माध्यम से दबाव बना जाएगा, फिर जनता का क्या? ये सीधे सीधे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो अधिकार मिला एक वोट डालने का, उसको ही छीनना चाहते हैं। और इसलिए छीनना चाहते हैं कि सरकार में रह करके बाकी सब अधिकार भी छीन लें। अखिलेश यादव जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, उस पर बीजेपी ने निशाना साधा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उपचुनाव की सभी 9 सीटें बीजेपी जीतेगी। अखिलेश जो भी आरोप लगा रहे हैं वो नतीजों के बाद की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। सुनिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को। हम लोगों को उम्मीद है कि 9 की 9 विधानसभा की उपचुनाव की सीटें जीतेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में भाजपा गठबंधन की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और कांग्रेस के अगुवाई वाले गठबंधन चारों खाने चित होंगे और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश से साफ होगा। अखिलेश यादव जो दोषारोपण कर रहे अधिकारियों पे और तमाम वीडियोज उन्होंने शेयर करी है, कहा है हर तरह की गड़बड़ी करी गई है इस चुनाव में। यह चुनाव हारने के बाद यानी कल रिजल्ट आने के बाद की स्क्रिप्ट आज तैयार कर रहे हैं। खैर हर नेता दावा ही करता है कि वही जीत रहा है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन कितने ही घंटे बचे हैं, थोड़े देर वक्त बाद पता चल जाएगा कि किसका दावा सच्चा है और किसका नहीं। बागेश्वर बाबा हिंदुओं को जोड़ने निकल पड़े, बिना रुके बिना थके उनका कारवां आगे बढ़ रहा है। भीड़ ऐसी है ना बॉस, लोग देख के हैरान हैं। आप देखिए, हालांकि अपने आप में अजीब है कि अपने 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के देश में आजादी के 75 साल बाद भी किसी व्यक्ति को हिंदुओं को जोड़ने का बीड़ा उठाना पड़ा रहा। लेकिन क्या कीजिएगा, अपनी अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से जिसको जैसा सूट किया उसने हिंदुओं को तोड़ने या टूटा बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाई। बहुत सालों बाद कोई हिंदुओं को जोड़ने निकला है। लाखों की इस भीड़ को देखकर सब हैरान है। कईयों के कलेजे पर तो सांप लौट रहा। आप देखिए ना भाई, जन सैलाब है, भगवा ही भगवा दिख रहा। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि बाबा बागेश्वर जो हैं उनको ऐसी क्या तकलीफ हो गई कि उनके भक्त रो पड़े। वो दिखाने से पहले आपको दिखाता हूं कि आज सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में कैसी भीड़ उमड़ी। जहां तक देखिए वहां कैसे भगवा नजर आया। हिंदू एकता पदयात्रा के लिए पुलिस ने पहले ही इंतजाम कर रखे थे, लेकिन आज ये इंतजाम भी कैसे नाकाफी साबित हुए। कई बार तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को खुद हाथ में माइक लेकर स्थिति को संभालना पड़ा। पदयात्रा के तीसरे दिन हिंदू राष्ट्र के नारों की गूंज कहां कहां तक गई, एक झलक देखिए, फिर आगे की बात बता दूं। जात पात की करो विदाई, जड़ से हमें मिटाना है। हमें भारत भक्त
बचा जा रहा। आपने 9 दिनों तक चलने वाली पदयात्रा की भव्य तस्वीरें देखी। आज तो तीसरा ही दिन था, अभी तो 6 दिन की यात्रा बची हुई, लेकिन बाबा बागेश्वर ने गजब की एनर्जी दिखाई दे रही। बाबा बागेश्वर की यात्रा के दौरान हिंदुत्व के लिए अपने संकल्प को वो दोहराते दिखे। हिंदुओं से जात पात छोड़कर एक होने की अपील करते रहे। माइक लेकर यात्रा में शामिल हुए लोगों को बताते रहे कि हिंदू एकता क्यों जरूरी है, इस यात्रा का मकसद क्या है। ज्यादातर लोग हिंदू एकता के लिए इस यात्रा में शामिल हुए, तो कई लोग तो सिर्फ बाबा बागेश्वर के दर्शन करने आए थे। इसमें बच्चे थे, महिलाएं भी बड़ी संख्या में थी। जब एक बच्चा व्हील चेयर पर पहुंचा तो बागेश्वर बाबा ने बच्चे को के आने जाने की व्यवस्था की जानकारी खुद ली। देखिए वहां क्या हुआ। तो उनसे मिलने के लिए और इस यात्रा में शामिल होने के लिए किस तरह के लोग आए हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से आए हुए ये परिवार है। एक बच्चा है जो व्हील चेयर पर है। गाड़ी से है महाराज जी, गाड़ी पे इसको बैठा लेंगे, गाड़ी में बैठा लेंगे, थोड़ा सा भीड़ से निकाल के आशीर्वाद दिलवाने के लिए लाए थे महाराज। भगवान कृपा करें। बागेश्वर बाबा का अपने भक्तों के साथ अलग ही कनेक्शन है। वो ना तो किसी को निराश करते हैं और ना ही किसी की बात का बुरा मानते हैं, और ज्यादा समझदारी दिखाने वाले को खरी खरी सुना भी देते हैं ऑन द स्पॉट। जो लोग पदयात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, बाबा बागेश्वर उनका खास ख्याल रख रहे हैं। बागेश्वर बाबा यात्रा में शामिल हुए लोगों की दुख तकलीफ भी सुन रहे हैं। वो ये भी ध्यान रख रहे थे कि यात्रा में शामिल हुए सभी लोग खाना खाकर जाएं। देखिए एक दिव्यांग भक्त जब बागेश्वर बाबा से मिलने पहुंचा तो वहां क्या हुआ। हमने तो स्वागत किया है, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। कहाँ है कक्का? हाँ सीताराम गुरुजी। ठीक है, अरे इधर बात कर हमसे। ठीक है, हाँ गुरुजी। कुछ खा पी लिया? हाँ गुरुजी। ठीक है, अच्छे से रहना, किसी का हाथ पकड़ लेना, गिर मत जाना कहीं। गुरुजी हम भी पद यात्रा चल रहे हैं बिना हाँ भाई साहब, बिल्कुल मुझे पता है। मैंने तो मोजा पहन लिया, तुम भी पहन लिये। नहीं हमें नहीं पहनना गुरुजी। आगे के लगे फिर ब्याह ना हुई है, फिर बाद में ना कहिए। हम तो लाए लोग आई देख रहे, ठीक है। आओ जी, इनका हाथ पकड़ के किसी को सपोर्ट सौंप देना। 1 महीने से भजन कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हो गए 1 महीने। कैसे हो? बालाघाट से आए हूँ। बालाघाट, बहुत अच्छा। यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे भक्त बाबा बागेश्वर को देखने के बाद आंसू नहीं रोक पा रहे। गजब ही माहौल बना हुआ भाई, लोग रो पड़ रहे हैं उनसे मिलकर। इस समय बाबा बागेश्वर की यात्रा में जो आ रहा है वो पूरी तरह से खुद को सिर्फ हिंदू ही बता रहा है। बाबा बागेश्वर को लोग क्यों इतना पसंद करते हैं, क्यों उनकी एक आवाज पर हिंदू एकता यात्रा में उमड़ पड़ रहे हैं, उसकी एक और मिसाल देखिए। पहले आप फिर बताता हूं कि बाबा बागेश्वर के साथ ऐसा क्या हुआ कि भक्त रो पड़े। पटना बिहार से बा। का नाम भाव रहुआ? लीला देवी नाम। लीला देवी बा। रहुआ कब आयल बानी? 15 रोज से आई। 15 रोज आयल बानी। ओरछा तक जाएंगी? बेटा भुलाइले साहब। अर्जी लगा दे भी, ओरछा तक चलना, खाते पीते जाना, ध्यान रखना, भजन करना। भगवान जय। कौन आया है? बहन का है? अच्छा दोनों आई हैं। कहाँ से आए हो? ललितपुर। ओरछा तक चलोगी? वाह मेरी बेटी हो, खुश रहो। क्या नाम है दोनों का? मुस्कान। तो मुस्कुराओ। खुश रहो, अच्छे से भोजन किया, समय पे खाना। बाबा बागेश्वर को उनके भक्त कितना चाहते हैं ये तो पदयात्रा के दौरान दिख ही रहा है। उनकी एक अपील पर हिंदू राष्ट्र के लिए लाखों भक्त बागेश्वर धाम पहुंच चुके। सोचिए अगर बाबा बागेश्वर को जरा भी तकलीफ होगी तो भक्तों का क्या हाल होगा। आज कुछ ऐसा ही हुआ। लगातार नंगे पैर चलने की वजह से बागेश्वर बाबा के एक पैर में छाले पड़ गए, जिसके बाद उनके पैर में पट्टी बांधनी पड़ी। ये देखकर कुछ भक्तों की आंखों में आंसू तक आ गए। आप सोचिए बॉस, बाबा बागेश्वर का समर्पण देखिए इस कॉज के लिए, हिंदुओं को जोड़ने के लिए। वो पैदल चल रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं तो पैर में छाले पड़ रहे हैं, लेकिन चले जा रहे हैं। पैर में छाले पड़ गए तो पट्टी बांधी, लेकिन रुक नहीं रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि जूता चप्पल पहन लेता हूं। आप सोचिए क्या डेडिकेशन है। हिंदू कम से कम जात पात छोड़ दे इस बात के लिए, हिंदू एकजुट हो जाए इसके लिए। आप सुनिए, बाबा बागेश्वर के पैरों पर छाले पड़े तो भक्त कैसे भावुक हो। ये बताइए कि बाबा के पैर में छाले पड़ गए हैं, उसके बावजूद बाबा नहीं रुक रहे हैं। हमारे बाबा जी वो बहुत दयालु हैं। वो पद यात्रा पर जाएंगे, हिंदू राष्ट्र एक करना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं आप? वो हमारा तो
गुरुजी जब तक चलेंगे तब तक साथ में है, चाहे पूरी जिंदगी चलेंगे तो चलेंगे साथ में। गुरुजी के पास बजरंगबली की शक्ति है और वो चलते रहेंगे, उनको छालों से कोई परवाह नहीं करते हैं। कोई भी परवाह नहीं होगी। बोलो जय श्री राम। आप भी खाली पैर चल रहे हैं। खाली पैर। आपके पैर में भी अगर छाले पड़ जाए तो कुछ नहीं होने वाला। बागेश्वर बालाजी हमारे साथ है, सन्यासी बाबा जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। बाबा की यात्रा तो बड़ी लंबी है, 160 किलोमीटर की यात्रा है, पैर में छाले पड़ गए। नहीं होगा, प्रभु की माया है। बालाजी की कृपा है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने कुछ नहीं होने वाला है। वो छाले अपने आप जाना पड़ेगा तो भी हम लोग तैयार हैं। 1000 किलोमीटर जाना पड़ेगा पद यात्रा, तभी हम लोग दरबार में तैयार हैं। हम लोग इतनी भक्ति इतनी शक्ति आप लोगों में क्यों अचानक से आई है? अचानक से नहीं है, सब बाबा बागेश्वर सरकार की महिमा है। लोग कह रहे हैं बाबा बागेश्वर पूरी जिंदगी चलेंगे तो हम भी पीछे पीछे पूरी जिंदगी चलते हैं। बाबा बागेश्वर की इस यात्रा का मकसद हिंदुओं को एकजुट करना है। उन्होंने हिंदुओं से जात पात और अगड़े पिछड़ों के भेद से ऊपर उठने के लिए कहा और इसकी झलक पदयात्रा में दिखाई भी थी। इस पदयात्रा से जुड़ने वाला हर शख्स सिर्फ हिंदू दिखा, न जात पात न छुआछूत दिखी। सनातन का झंडा लेकर सभी लोग सिर्फ हिंदुत्व के लिए पहुंचे। देखिए यात्रा में पहुंचे लोग कैसे झूमते नाचते गाते नजर आ रहे हैं। कोई जात पात का भेदभाव नहीं दिख रहा। इतना उत्साह दिखा जैसे कोई उत्सव हो, कोई त्योहार मनाने के लिए लोग जुटे। ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग नाच रहे हैं। यात्रा में महिलाएं, छोटी छोटे बच्चे पहुंचे हुए। आप देखिए ये क्रेज है बागेश्वर बाबा का। कोई फूलों की पूरे सड़क पे फूल बिछा दिए भाई लोगों ने, फूलों की रंगोली बन रही है। कुछ लोग तो अपनी 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 गाय लेकर यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे। गायों को ठीक उसी तरह सजाया भी गया था जैसे त्योहारों पर सजाया जाता है। वहीं कुछ लोग तो भगवा झंडों के साथ घोड़ों पर सवार होकर पहुंचे। दूर दूर तक सिर्फ भगवा झंडे ही दिखाई देते रहे। हिंदू जोड़ो पदयात्रा का इतना उत्साह था कि यात्रा को देखने के लिए घंटों पहले से छतों पर लोगों की भीड़ जुट गई। जहां जहां से यात्रा निकलने वाली थी वहां जाम जैसी स्थिति बन गई। हिंदू एकता पदयात्रा को लेकर इतना उत्साह था कि कुछ लोग बुलडोजर लेकर पहुंच गए और जब बाबा बागेश्वर यात्रा के साथ पहुंचे तो उनके ऊपर बुलडोजर पर खड़े होकर फूलों की बारिश की गई। बाबा बागेश्वर ने जब से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की घोषणा की है तभी से राजनीतिक बयानबाजी भी चल रही है। लेकिन आज खुद बाबा बागेश्वर ने ऐसा जवाब दिया कि हिंदुत्व के नाम पर सियासी एजेंडा चलाने वाले भी शांत हो जाएंगे। सुनिए बाबा बागेश्वर ने क्या कहा। नया इतिहास गढ़ा जा रहा, रचा जा रहा, क्योंकि ये यात्रा सबकी है, किसी एक की नहीं। ये यात्रा सबके लिए है, किसी एक की नहीं। ये यात्रा दंगाओं से बचाने के लिए, ये यात्रा अपनी जातियों की ऊर्जा आसपास आपस में लड़ करके मिटाने के लिए नहीं, अपितु जातवाद से ऊपर उठाने के लिए। ये यात्रा देश को एक करने के लिए, ये यात्रा देश में नया इतिहास रचने के लिए। इसलिए निश्चित रूप से सब आएंगे। आपके कुछ विरोधी कह रहे हैं कि आपके कुछ राजनीतिक सपने हैं, उसको साकार करने के लिए आप यात्रा पर निकल। अभी तक तो नहीं है। उन विरोधियों का नंबर दे देना, अगर होगा तो हम उन सपनों को उनके फोन लगा के बताएंगे। हमसे बेहतर हमारे चाचा हमें जानते हैं, हमारा कोई राजनीतिक वो नहीं। और एक चीज ये भी कहा गया कि जो यात्रा आप निकाल रहे हैं, ये यात्रा कभी भी फट जाएगा और इससे नुकसान सनातनियों को होगा। उनके जलसा निकलते हैं, ताजिया निकलते हैं, तब नहीं होता है। जो लोग इस यात्रा को हिंदू मुसलमान वाला रंग देने की कोशिश कर रहे थे उन्हें मध्य प्रदेश में छतरपुर के मुस्लिम समाज ने ही आईना दिखा दिया। जगह जगह हिंदू जोड़ो यात्रा के स्वागत की तैयारी की जा रही थी तो मुस्लिम समाज के लोगों ने भी अपना स्टॉल लगा दिया। मुसलमानों का यह समर्थन बाबा बागेश्वर को तो है ही, हिंदुस्तान के हिंदू राष्ट्र बनने से भी उन्हें कोई परहेज नहीं है, ये भी कह रहा है। और यह समर्थन खुल्लम खुल्ला मिल रहा है, छिप कर या सिर्फ बातें नहीं हो रही। हिंदू जोड़ो पदयात्रा पर छतरपुर का मुस्लिम समाज क्या कहता है वो भी आपको सुनवाता हूं। हमारा दिल इसलिए बोला है कि वो प्यार के प्रतीक हैं भाई। अच्छा बोलते हैं, उनका खास दोस्त मुसलमान है जो एक थाली में खाते हैं, उठते हैं। वो भाई उनका खास दोस्त है तो हम भी तो उनके साथ में दोस्त उनका है। हम भी मुस्लिम हैं तो हम भी प्यार रखते हैं, वो भी हमसे स्नेह रखते हैं। वो तो कहीं नहीं कह रहे कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को भगाएंगे। वो तो कह रहे मुसलमान जो है जो गलत बोलेगा, जो गलत सोचेगा, उसके लिए वो बुलाते हैं। भाई प्यार मोहब्बत है। हम अच्छा सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं वो हमको नहीं मालूम। एकता के लिए खड़े हुए हैं, हम भाईचारा रखते हैं। हमारे हिंदू भी भाई हैं, हम भी उनके भाई हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। बाबा बागेश्वर का यह जवाब उन लोगों को है जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर उबाल मारने लगते हैं। और यही वजह है कि जब बाबा बागेश्वर ने यह मुद्दा उठाया
तो उन्होंने जबरदस्त समर्थन भी पाया। सुनिए जनता का क्या सोचना है हिंदू राष्ट्र को लेकर। कई एक ऐसे देश हैं जहाँ पे कि दूसरों के लिए अलग नियम है और हम हिंदुओं की वहाँ पे दुर्दशा है। वैसे हमारे भारत में हम वो नहीं चाहते कि वैसी दुर्दशा दूसरे के साथ हो, लेकिन कम से कम हमारे साथ पार्शलिटी भी तो ना हो। हमारे साथ उनके लिए अलग नियम है, उनकी मस्जिदों के लिए अलग नियम है, उनके लिए बच्चे हजारों पैदा करने के लिए अलग नियम है, उनके लिए अलग अलग नियम है, और हमारे हिंदुस्तान में रह के हमारे लिए अलग नियम है। ओवैसी बोलता है ना 15 मिनट, वो 2 सेकंड, वो 2 सेकंड पाकिस्तान, उसके बाप दादा भी पाकिस्तान, कब्रिस्तान से खोद के पाकिस्तान भेजा जाएगा। हमारे देश में उनका क्या काम? हिंदू है, हिंदू तो देश तो उनका भी है। उनका क्या का? उनको छोड़ कर पाकिस्तान भेज दिया, ढाका भेज दिया। यानी लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं और बाबा बागेश्वर का एक ही मकसद कि हिंदू जुड़ता जाए जात पात को छोड़कर। पाठशाला में अब अगली क्लास। एक गजब ही दावा, नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का कैंसर नीम के पत्तों और हल्दी से ठीक हो गया क्या? सीक्रेट आयुर्वेदिक डाइट प्लान कैंसर का इलाज कर सकता है, इसका सच क्या है? अब इसका चैप्टर। वैसे तो कैंसर का नाम सुनकर ही लोग घबरा जाते हैं। कैंसर का इलाज भी बड़ा महंगा होता है, इलाज में तकलीफें भी बहुत होती हैं। अगर इससे कोई बचकर निकल जाए तो बहुत भाग्यशाली माना जाता है। लेकिन क्या कैंसर को अपनी पुरानी पद्धति और आयुर्वेद से भी ठीक किया जा सकता है? इसके बारे में एक बड़ा दावा नवजोत सिंह सिद्धू ने किया है, जिसकी बहुत चर्चा हो रही। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू को कैंसर था, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का दावा है कि अब नवजोत कौर पूरी तरह से ठीक हो गई और इसमें एक बड़ी भूमिका आयुर्वेद के इलाज की भी रही है। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी को लेकर दावा है कि नीम के पत्ते और कच्ची हल्दी के इस्तेमाल से और साथ ही कुछ आयुर्वेदिक चीजें और करने और कुछ डाइट प्लान से उनका कैंसर ठीक हो गया। आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की मदद से उनका ब्रेस्ट कैंसर का इलाज हो गया। कुछ दिन पहले इन्होंने कैंसर की एक जांच करवाई, जिसमें डॉक्टर ने बताया कि नवजोत कौर का 4th स्टेज का कैंसर है, लेकिन अब वो ठीक हो गया है। आमतौर पर 3rd और 4th स्टेज के कैंसर को लाइलाज माना जाता है। सिद्धू की पत्नी के लिए तब लोगों ने कह दिया था कि बॉस ये तो मामला हाथ से गया, मैक्सिमम 1-2 महीने बच पाएंगे। लेकिन नवजोत कौर ने इस गंभीर स्थिति में भी कैंसर को हरा दिया। लेकिन लोग तब हैरान रह गए जब नवजोत सिंह सिद्धू ने मीडिया के सामने आकर यह दावा किया कि उनकी ना बचने की स्टेज पर खड़ी पत्नी आयुर्वेद की वजह से बच पाई, नीम के पत्तों और हल्दी जैसे कुछ और घरेलू नुस्खों से बच पाई। क्या वाकई ऐसा संभव है? इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन एक बार पहले सुनिए कि नवजोत सिंह सिद्धू क्या कह रहे हैं। अप्रैल में करीब 1.5-2 साल पहले जब मैं जेल में था, नोनी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। मुझे पता नहीं था। शी स्ट्रगल्ड, रैन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, बहुत जद्दोजहद की। शी एंड आई एंड एवरीवन बिलीव्ड दैट वी वर रॉन्ग्ड। मुझे तब पता लगा जब इसका ऑपरेशन हुआ। तब से लेके अब तक की जो जर्नी है वो खुली किताब है, मैंने सबसे शेयर की। लेकिन आज मुझे बड़े गर्व से और बड़ी खुशी से यह अनाउंस करते हुए आई रियली फील प्राउड कि नोनी हैज बीन डिक्लेयर्ड क्लिनिकली कैंसर फ्री टुडे। यानी नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि अब उनकी पत्नी कैंसर फ्री हो गई। कैसे हुई ये आगे बताता हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप नवजोत कौर सिद्धू की कुछ तस्वीरें देखिए। इसमें एक तरफ कैंसर के इलाज के दौरान की तस्वीरें हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ दिन पहले की तस्वीरें हैं, जिसमें ये स्वस्थ दिख रही है। इलाज के दौरान कीमोथेरेपी की वजह से नवजोत कौर के बाल झड़ गए थे, वो बहुत कमजोर हो गई। आमतौर पर कैंसर के इलाज के दौरान मरीज को बहुत कमजोरी महसूस होती है, लेकिन अब नवजोत कौर का कहना है कि वो आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के वजह से कैंसर को हरा पाई। कैंसर के दौरान उन्हें किस तरह का डाइट दिया गया, इसके बारे में नवजोत सिद्धू ने विस्तार से बताया। पहले आप ये बात सुनिए कि भाई क्या हुआ, कैसे वो ठीक हो गई, हल्दी और नीम का क्या रोल है, सिद्धू क्या बता रहे हैं। इसके बाद कैंसर के इलाज के बारे में, इन चीजों के रोल के बारे में बताऊंगा। सवेरे उठते ही सबसे पहली चीज जो हमने फोकस की कि कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो रोटी,
तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते हैं। तो शाम होने से पहले खाना खाया 6 साढ़े 6 और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी, वार्म वाटर विद नींबू, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन और सेब का सिरका। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। सीरियसली मैं सबको बोलना चाहता हूं कि ये ग्रेड 4 स्टेज 4 से ये 40 दिन में वापस आ गई थी। उसके बाद 10-12 नीम के पत्ते, तुलसी, नीम के पत्ते, तुलसी, इसे ग्रीन ब्लड कहते हैं। वैसे तो यह सच है कि इलाज को लेकर हमारी प्राचीन पद्धतियों में बड़ी ताकत है। घर में सामान्य काम में आने वाली चीजें भी बड़े औषधीय गुण रखती हैं, जिनके बारे में कई बार हमें जानकारी नहीं है। जानकारी तो लगता है भाई ऐसा थोड़ी हो सकता। फिर भी अगर किसी ने से सुनकर कोई चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे पहले किसी आयुर्वेद के जानकार या डॉक्टर से जरूर बात कर लें। और नवजोत सिंह सिद्धू जो कह रहे हैं उसको लेकर अभी लोगों में एक विश्वास तो जगा है कि भाई अपनी चीजों को ट्राई करने में क्या है, लेकिन डॉक्टर से बात करके एलोपैथी का इलाज जारी रखना है, साथ में ये करना है, ये करना है, उधर कुछ कम करना है, ये सब डॉक्टर से सलाह करके जरूर